सर आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है बस। सर नहीं आ रही है वॉइस, बस लिपसिंग की दिख रहा है। हेलो, अब आ रही आवाज? यस सर अब आ गई। यस सर अब आ गई। ठीक है, अब तक मेरा कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। हमारा जो 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 लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है। आपने उसको पढ़ा होगा तो फिर समझ में आ गया होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जैसे कि आपका नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो है कंपटीशन होता है। कंपटीशन यानी कोई भी आपका मैटर है वो दूसरे मैटर से कंपटीशन करेगा, और जिसकी वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो वहां पे ऐड हो जाएगा। वो अपने कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना के वहां पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स के अंदर क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है इट बाइंड्स ओनली टू एंजाइम, नॉट टू एंजाइम सबस्ट्रेट न कॉम्प्लेक्स। एक ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है वो उससे बाइंड नहीं करता, वो सिर्फ एंजाइम से बाइंड करता है। ड्रग शुड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। इनहिबिटर बाइंड्स टू, आई थिंक ये हमने कल पढ़ा था, कल ये हमने पढ़ा था, कल ये पढ़ा था हमने। ये लास्ट लेक्चर में हमारा हुआ है कवर, है ना? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हाँ, इसके अंदर कोई भी कंपटीशन होता ही नहीं है। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया साइनाइड का। साइनाइड क्या करेगा? इट बाइंड्स टू बोथ एंजाइम एज वेल एज आपका ईएस कॉम्प्लेक्स विद इक्वल एफिनिटी। ड्रग नीड नॉट टू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर से कोई भी मतलब नहीं बनता, ठीक है? कोई इट बाइंड्स टू डिफरेंट साइट ऑफ द एंजाइम नॉन एज एलोस्ट्रिक साइट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि ये आपका एक ये ईएस कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पे एक अदर साइट है, इसे बोलते हैं एक्टिव साइट्स, जो इसको एक्टिव करेगी। अब यहाँ पे ये एक जाके बाइंड करेगा। ये जैसे ही बाइंड करेगा ये आपकी एलोस्टिक साइट है, ठीक है? और ये जाके बाइंड हो जाएगा। अब इसको इस साइड से कोई मतलब ही नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर सेम है या नहीं, उसे उससे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ एलोस्टिक साइट से मतलब होता है। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज insurmountable. For example, inhibition cannot be overcome by increasing the dose of the substrate. अब यहाँ पे तुम चाहे भी सबस्ट्रेट की डोज इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन V max but does not affect the Km. Is it clear or not? इतना आया समझ में आपके?
यस सर। यहाँ पे आपका Vmax अफेक्ट ही नहीं होगा। जी, मोस्टली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर इरिवर्सिबल, बट एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको देख लीजिए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। बट कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स आर रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसको आप अलग से पॉइंट बना के लिख लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन हो गया ना। एक्सेप्शन जहां भी मिलेगा आपको वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब दूसरा आपके लिए इसमें आता है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, आपका अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, ये बुक मिल गई थी आप सबको? बुक? यस सर। ठीक है, ठीक है। Uncompetitive inhibition, it has affinity only for ES and not able to bind to enzyme। ये सिर्फ ES के लिए एफिनिटी रखता है। एफिनिटी का मतलब पता है आपको? एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी आप यहाँ पे सिंपल से पढ़िए एक बार, ये आपकी एफिनिटी है, ये आपकी एफिनिटी है। एफिनिटी इज एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, दैट इज एफिनिटी। मतलब वो किस हद तक बाइंड कर सकता है, यानी कि कितने परसेंट बाइंड कर रहा है। तो इट अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है, इट हैज एफिनिटी ओनली फॉर ईएस, एंजाइम सबस्ट्रेट, जो आपका क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्प्लेक्स है, ये सिर्फ उससे बाइंड करता है। नॉट एबल टू बाइंड टू एंजाइम, ये सिर्फ अकेले एंजाइम से क्या कहते हैं बाइंड नहीं कर सकता। इट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सो Vmax decreases as ES is removed, the binding of the substrate to enzyme increases, यानी कि affinity increases, resulting in decrease in Km। It is rare type of enzyme inhibition, सबसे कम देखने को मिलता है। आपने इसको पढ़ा था एक बार भी, मैंने आपको कहा था कि एक बार इसको देखना, क्या Vmax। कोई बात नहीं, मैं इसको आज ना क्लियर कर दूंगा। अब ये हमने एक आपका लाइन वीवर बर्ग प्लॉट होता है, इट इज ए ग्राफ बिटवीन 1/V ऑन y एक्सिस एंड 1 सबस्ट्रेट ऑन x एक्सिस। अच्छा, आपको v का मतलब तो पता चल रहा है, यहाँ पे v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एंड 1 सबस्ट्रेट, यानी कि जो भी सबस्ट्रेट रिएक्शन के लिए अवेलेबल है, ठीक। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एंजाइम काइनेटिक एंड टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। ये एक रेसिप्रोकल प्लॉट था जिसको बनाया गया, और इसके अंदर हमने एक्टिविटी देखी कि हमारे यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग एंजाइम इनहिबिटर की तरह काम करेगी, और तो उसका जो क्या कहते हैं ग्राफ प्लॉट कैसा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको मतलब काइनेटिक और डायनेमिक के अंदर पढ़ेंगे तो। इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ऑन y एक्सिस is a measure of Vmax। इंटरसेप्ट जो मिलेगा इसके अंदर, जो x एक्सिस और y एक्सिस का है, वो आपका Vmax को दर्शाएगा। हायर इंटरसेप्ट मींस लोअर Vmax एंड द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज a measure of the Km। इतना समझ में आ रहा? कोई भी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो बताओ मुझे। No, sir. Competitive inhibition has some intercept as in uninhibited enzyme since, ये सब छोड़ो, सिंपल यहाँ देखो, इसको देखो, क्या कहते हैं ग्राफ को देखो, इसमें यहाँ पे C है, ये यहाँ पे जो C है, C क्या बता रहा है? Yes, sir. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बता रहा है, Non-competitive inhibitor. ठीक। E फॉर कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर,
बताओ। यस सर। एक मिनट होल्ड करना। ये तो मॉक्स पास। हाँ, ये वाली पेंटो केस आ रहा है। उसमें हाँ, है ना, ये तो पता है, ये थोड़ा चाहिए इसमें। दर्द की गोली है यार, कोई भी दे दे इसे। ये काम आते थे। हाँ, ये ऐसे। ठीक है। ओके, D for competitive inhibitor, B for competitive inhibitor and D for uncompetitive inhibitor और A आपका कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल देखो, ये एक बहुत ही सिंपल सा बात है। अगर हमने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया, ये सिंपल एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इन्होंने क्या किया, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लिया, एक इन्होंने क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर लिया, एक इन्होंने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लिया, एक इन्होंने अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लिया। सारे इन्होंने अपने पास पैरामीटर ले लिए और एक इन्होंने लिया कंट्रोल ग्रुप, यानी कि जिसके अंदर इनको पता है कि हाँ भाई इतनी इतनी रीडिंग आएगी और उनकी रीडिंग इस तरीके से आएगी, वो ऑलरेडी मेंशन है। रोज की एक है ना भाई, 3 दिन तो नहीं, तीन गोली दे दे, आप पूछ ले भाई कितने दिन खाएगा। ठीक है, अब इन्होंने A फॉर आपका है कंट्रोल ग्रुप है। अब आप देखो कि एक्स एक्सिस के अंदर 1/s है, दिस इज 1/s, दिस इज 1/v और ये आपका इंटरसेप्ट हो रहा है हर जगह। और इंटरसेप्ट आपको एक जो है इसके अंदर पॉइंट देगा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आगे जो है मिलाएगा। ठीक है, सी क्या बता रहा है आपका, सी आपका बता रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये आपका सीधा प्लॉट जाएगा। ई बता रहा है आपका कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर, ई फॉर कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर, बी फॉर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दिस इज बी, एंड डी फॉर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं चल रहा। अब यहाँ पे हर एक की वैल्यू एक जो है घट रही है बढ़ रही है, अब उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। Competitive inhibitor have same Y intercept as uninhibited enzyme. Since Vmax is unaffected, so 1/Vmax also does not change. Competitive inhibitor का same Y intercept है as uninhibited. कौन सा competitive है? D. B और A का आपको दिख रहा है कोई भी चेंज आया इसमें? सेम है? Yes, sir. So 1/Vmax also does not change. Second point, non-competitive inhibitor have same X intercept as uninhibited enzyme. So Km is unaffected. अब ये बता रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव कौन सा है? C. C. ठीक है, और अनइनहिबिटेड कौन सा है? ए। अनइनहिबिटेड आपका A है। यस सर, कंट्रोल एक्सिस पे सेम है ना सर इनका इंटरसेप्ट दोनों का। हाँ राइट, इनका ये यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे तो Km केएम इफेक्टेड। ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विल हैव ग्राफ शिफ्टेड टू लेफ्ट। जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है D है, उसका क्या हुआ वो और लेफ्ट की तरफ उससे आपको जो शिफ्ट हो गया है। बोथ X एंड Y इंटरसेप्ट, ये दोनों में आपका लेफ्ट की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है एज बोथ Vmax एंड Km डिक्रीज। यहाँ पे इसका Vmax भी डिक्रीज कर रहा है और आपका Km भी डिक्रीज कर रहा है, वो नेगेटिव की तरफ चला गया ना ये। मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। और बायोफार्म जब मैं डिस्कस करूंगा ना, बायोफार्म भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा
अभी ये यहाँ जो डिस्कस कर रहा है ये सिर्फ आपका जो फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा इसके अंदर शॉर्ट में है। बायोफार्म की आपकी है ब्रह्मांकर है, ब्रह्मांकर से इसको अगर आप जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में जाएंगी तब आपको लीन वीवर बर्ग प्लॉट की एक्सप्लेनेशन दिखाई देगी कि ये इसने 1/v मैक्स क्यों ले रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको भी एज इट इज रहने दीजिए। मैं जितना ग्राफ आपको बताने वाला हूँ उसको एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम आने वाले जो क्या नाम है लेक्चर आएंगे हमारे, उसके अंदर मैं इसको डिस्कस करूंगा। बायोफार्म जब हम लोग आएंगे डिस्कस करेंगे तब इससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। इनहिबिशन बाइंड्स टू केएम वीएमएक्स एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन उठेगा तो सिंपल इसी पे उठ जाएगा, और ड्रग के नेम से आएगा क्वेश्चन। जैसे कि लिथियम है, लिथियम में क्या चीज डिक्रीज करती है? लिथियम आपका सिंपल अनकंपटिटिव है, अनकंपटिटिव में दोनों चीजें डिक्रीज करेंगी, केएम भी डिक्रीज करेगा, वी मैक्स भी डिक्रीज करेगा, हमने ग्राफ में देखा अभी। ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव में आपका केएम चेंज ही नहीं होगा, सिंपल वी मैक्स डिक्रीज करेगा, और ये कम्पिटिटिव में आपका वी मैक्स चेंज नहीं होगा, सिंपल केएम इंक्रीज करेगा। ड्रग के नाम है क्या नाम है साथ में लिखे हुए, फिजिस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, साइनाइड और लिथियम। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नो सर। अब हम रिसेप्टर की तरफ जाएंगे। रिसेप्टर पे रिसेप्टर के बहुत अलग अलग टाइप हैं, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रिसेप्टर्स को, क्योंकि आपके रिसेप्टर ही बिल्कुल बेसिक हैं। अगर पूरी पूरी फार्माकोलॉजी को समझना है तो रिसेप्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिसेप्टर को नहीं समझा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको फार्माकोलॉजी आगे जो समझ में ही नहीं आएगी कि भैया बीटा रिसेप्टर है, कौन सा होता है बीटा रिसेप्टर, है ना, जी यस सर। रिसेप्टर कौन सा है, हेलिक्स रिसेप्टर कौन सा है, 7 पास रिसेप्टर कौन है। तो अगर रिसेप्टर समझ में नहीं आएंगे ना तो फार्माकोलॉजी बिल्कुल जीरो हो जाएगी बेटा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिसेप्टर। तो रिसेप्टर में अभी स्टार्ट करने वाला हूं, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, और हो सका तो मैं यस सर। बोर्ड का भी जुगाड़ कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेप्टर आपको बोर्ड पे समझ में आएंगी, ऑनलाइन ये यस सर। क्या कहते कुछ पढ़ा भी नहीं पाऊंगा इसमें, क्योंकि रिसेप्टर को आपको ड्रॉ करके ही समझाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसके अंदर आज जो है क्या कहते हैं बेसिक बेसिक बता दूंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो सबसे पहली बात, रिसेप्टर है क्या? रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला, जो चीजें रिसीव करेगा, दैट इज द रिसेप्टर। ठीक, अब हमारे रिसेप्टर क्या क्या होते हैं, उनका बेसिक फंक्शन क्या है? रिसेप्टर का बेसिक फंक्शन है कि अपने जो भी अगर कोई आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, केमिकल ट्रांसमीटर है, कोई भी मिनरल्स है, कोई भी आपका जो विटामिन है, अगर वो आ रहा है तो एक उसकी बाइंडिंग साइट होगी जहां पे वो जाके अपना एक्शन दिखाएगा, और उस बाइंडिंग साइट के लिए हर सेल के ऊपर एक लॉक है। उस लॉक को खोलने के लिए मेरे को क्या चाहिए? बाइंडिंग साइट का एक कोई भी आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल ट्रांसमीटर, कोई भी केमिकल, विटामिन, मुझे भी कुछ तो चाहिए ताकि वो उस बाइंडिंग साइट से जाके अटैच हो सके, और जहां पे वो जाके अटैच होगा दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर, क्योंकि वो मैसेज को रिसीव करेगा। एक मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया, रिसीव कर लिया रिसेप्टर ने, और रिसेप्टर आगे से ये पूरा मैसेज को आगे जाके न्यूक्लियस को देगा, या फिर आगे जाके अपना जो है पाथवे बनाएगा। ये बेसिक फंक्शन है रिसेप्टर का। अब इसके लिए हमने अलग अलग टाइप के रिसेप्टर देखे हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एफिनिटी पढ़नी है। एफिनिटी क्या है? एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर। If a drug has no affinity, it will not bind to the receptor. So, all type of drugs acting via receptor, they are called agonist, antagonist, inverse agonist, and the partial agonist. यहाँ तक कोई डाउट तो समझाओ। नो सर। ठीक है,
No, sir. After binding to receptor, the ability to activate the receptor is called intrinsic activity. यानी कि after binding to the receptor, the ability to activate the receptor. अब भाई वो बाइंड हो गया, अगर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गया बट उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है? माइनस, 0। या फिर 0। सॉरी, माइनस में भी क्या होगा? Yes. वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। यस यस, नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा ना। हाँ ठीक है, वो 0 होगा। यहाँ पे अगर वो उसे एक्टिवेट कर रहा है तो 1 में चला गया, और अगर इनहिबिट कर रहा है तो -1 हो गया। ठीक, ये आ गया आपका एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होते हैं? इट विल बाइंड टू रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट द मैक्सिमली, यानी कि IA इज +1। एंटागोनिस्ट क्या है? बाइंड टू द रिसेप्टर बट प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट। ध्यान देना, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा, सिंपल उसको 0 कर दिया, दैट इज एंटागोनिस्ट। बट नाउ एगोनिस्ट इज नॉट एबल टू बाइंड टू द रिसेप्टर। अब यहाँ पे क्या एगोनिस्ट क्या है? अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो साइड तो ऑक्युपाई हो गई। एंटागोनिस्ट को कर लेंगे। कोई और आके रहने लग गया तो भैया मकान मालिक तो बाहर रहेगा ना, वहां भी क्या हो गया? कब्जा हो गया उसका। Yes, sir. सेकंड, Yes, sir. आपका पार्शियल एगोनिस्ट, इट एक्टिवेट द रिसेप्टर सब मैक्सिमली, यानी कि आधा अधूरा। जैसे कि आपका, इसको ड्रॉ करता हूं, अब ये एक बाइंडिंग साइट है। अब इसमें से ये आधी साइट काम नहीं कर रही, यानी कि खराब है। ये वाली बिल्कुल सही है। अब ये जब इससे जाके बाइंड करेगा तो हाफ ही एक्टिवेट कर पाएगा, क्योंकि दूसरी साइड क्या है? काम नहीं कर रही। और ऐसा बहुत सारे उसमें देखा जाता है। जब मैं आपको HIV का लेक्चर दूंगा तो HIV में मैं जो बताऊंगा, या फिर एक लेक्चर में, क्योंकि ये जो आपके सबस्ट्रेट है, अगर उसमें से कोई भी इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि हमने अलील पढ़े हैं आपने? अलील्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ जीन्स होते हैं सर। हाँ राइट। अगर मदर फादर से हमें दो तरह के जीन मिल रहे हैं, आइस का रंग ब्लैक है, यानी आइस के रंग को छोड़ो, एक DNA के ऊपर बताता हूं मैं आपको, डायबिटीज के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर डायबिटीज में 2 तरह के जीन है जो कि आपके इंसुलिन वाला जो रिसेप्टर बनाएंगे, ठीक है? जो फादर का इनएक्टिव है और मदर का एक्टिव है, ठीक है? जब ये एक नया बना बेबी के अंदर आएगा तो ये आधा बनेगा, आधा इनएक्टिव आ गया और आधा एक्टिव है। एक्टिव आ गया। इसके बाद जो इसका जो प्रोटीन बनेगा वो हाफ एक्टिव होगा और हाफ इनएक्टिव होगा। Inactive. हाँ, और उसमें जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो भी आधा ही मिल पाएगा। तो यानी कि वो जो बच्चा होगा उसको डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाएंगे। जरूरी नहीं कि डायबिटीज हो, क्योंकि कभी तो उसका इंसुलिन ज्यादा बन जाएगा, कभी उसका इंसुलिन कम बन जाएगा। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट हम सर ज्यादा क्यों बनेगा? ज्यादा इसलिए बनेगा, मैं बताता हूं आपको, ज्यादा इसलिए बनेगा, रुको जरा, तो बनने का समझ में आता है। बताता हूं, डोंट वरी। देखो, अब ये इसका इंसुलिन मान लेते हैं, ठीक है? और ये इसको एक शेप दे देते हैं इसकी जैसी, इसमें से इसको हाफ ऐसा बना देते हैं। अब ज्यादा इंसुलिन ऐसे बनाएगा जब आपका, अब हमारी जो बॉडी है उसको एक हैबिट बन गई कि आप इसके अंदर 50 यूनिट
इंसुलिन निकालना है मॉर्निंग के टाइम में, हम सबकी बॉडी में ऐसा होता है, हर एक की बॉडी में हमारे यहाँ हर चीज ना टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। मॉर्निंग में अगर कोई ज्यादा हैवी फूड खाता है तो उसका इंसुलिन ज्यादा निकलेगा इन द मॉर्निंग। वो बॉडी के अंदर एक जो है आपकी जो है क्लॉक सेट हो जाती है, ठीक है। तो सर्काडियन क्लॉक। हाँ, अगर उसने कभी मॉर्निंग में लाइट फूड खा लिया, उसको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस ज्यादा है। अब ये नहीं कि उसके अंदर इंसुलिन ज्यादा बन गया, नहीं, अब उसकी बॉडी को आदत है भाई ज्यादा इंसुलिन निकालने की, ठीक। अब ये जब इसके साथ बाइंड करेगा, ये से हाफ एक्टिवेट करेगा सब मैक्सिमल, यानी कि इसका जो पार्शियल एगोनिस्ट बनेगा, राइट है, ठीक। अब ये ज्यादा इंसुलिन कैसे निकालेगा, ये हमारी हैबिट पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि ये एक ना प्रॉब्लम है, ये नेचुरल नहीं है। अब ये बाय बर्थ लेके प्रॉब्लम क्रिएट लेके आया है कि भाई इसके साथ ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, तो कभी यस सर, इंसुलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, कभी इसके अंदर घट जाएगा। तो पार्शियल एगोनिस्ट, आपकी बात ठीक है कि भी इंसुलिन जो है इसके अंदर कम ही बनाना चाहिए, कम ही बनाएगा, लेकिन ड्यू टू द डाइटरी हैबिट्स वो उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग अप डाउन इंसुलिन कर देगा, यानी कि एक्यूरेट इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होगा। वो ज्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है, क्योंकि वो जो पार्शियली काम कर रहा है, नॉट द फुल्ली एक्टिविटी। क्योंकि जब मैं आपको मैंने डायबिटीज नहीं पढ़ाया ना, डायबिटीज नहीं पढ़ाया ना, डायबिटीज जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा कि भाई जब आपका इंसुलिन भाई निकलता कैसे है, क्योंकि आपके पेनक्रियास सेल के पास मैसेज जाता है ब्लड से, जब ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता है तब इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ता है, क्योंकि आपके यस सर, सेल्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारी ब्लड सेल से। ब्लड कैपिलरीज डायरेक्टली ओपन होती है बीटा सेल्स के अंदर, ठीक। और जितना ज्यादा ग्लूकोज उतने ज्यादा एक्टिवेशन ज्यादा रहेगी, ठीक है। चलो, यस सर। नेक्स्ट है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ द ड्रग्स बाइंड टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट, यानी कि नेगेटिव -1। एग्जाम्पल ले लो भाई इसका, बी कार्बोलिन इज एन इनवर्स एगोनिस्ट एट द benzodiazepine receptors। टाइप ऑफ एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट की टाइप, एंटागोनिज्म, फिजिकल केमिकल, इसमें भी फिजिकल केमिकल फिजियोलॉजिकल और द फार्माकोलॉजिकल। फिजिकल एंटागोनिस्ट क्या होते हैं भाई? binds to the drug and the prevents its absorption, like the charcoal binds to the alkaloids and prevent their absorption। सिंपल सी बात है, हम उसको फिजिकली इंटरप्शन दे रहे हैं, मतलब हमने कोई ड्रग खा ली ना गलती से, अब मुझे पता भाई मुझे इसका एब्जॉर्प्शन रुक रहा है, तो उसको जो एब्जॉर्प्शन साइट है मैंने उस पर जाके कुछ चेपी लगा दी, चारकोल की ना क्या कहते हैं लेप लगा दिया, तो वो जाके बाइंड करेगा? नहीं करेगा। हमने क्या किया, फिजिकली उसको रोक दिया। अब जैसे कि किसी की स्किन के ऊपर कोई चीज गिर गई, कोई भी एसिड गिर गया, अब मैंने क्या किया, बेस डाल के उससे न्यूट्रल कर दिया, वो है आपका है क्या है, केमिकल एंटागोनिस्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट प्रोड्यूस एन एक्शन अपोजिट टू ए सबस्ट्रेट बट बाय बाइंडिंग टू द डिफरेंट रिसेप्टर, ठीक है जी। यहाँ पे अलग अलग रिसेप्टर काम करते हैं। एग्जाम्पल देख लो उसका, एड्रेनलिन इज ए फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन बिकॉज एड्रेनलिन कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन बाय बाइंडिंग टू बीटा 2 receptors which is opposite to bronchoconstriction caused by histamine through H1 receptor। वैसे देखो रिसेप्टर दोनों अलग अलग हैं लेकिन काम अपोजिट कर रहे हैं ना एक दूसरे के। यस सर, ठीक है। आपका नेक्स्ट है इसमें, हाँ बोलो। नहीं सर, समझ
ठीक है, नेक्स्ट आपका है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट प्रोड्यूस अपोजिट एक्शंस बाय बाइंडिंग टू द सेम रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है जी, अब इसमें मेन आपका आने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसे आपको हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी कहते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं, 7 पास रिसेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में 7 बार पास होता है, तो 7 पास रिसेप्टर भी कहलाता है। इसका मुझे आपको रिसेप्टर डेप्थ में पढ़ने हैं या फिर बस काम चलाने के लिए पढ़ना है? सर जी सही से पढ़ा दो, डेप्थ में मारिया करके। डेप्थ में पढ़ना है? ये सर क्योंकि सर रिसेप्टर पढ़ाया नहीं किसी ने, मतलब सही से अच्छे से, जब फार्माकोलॉजी स्टार्ट होती तो हमारी। ठीक है, एक वाइट बोर्ड मुझे एक वाइट बोर्ड चाहिए और मैं उसका जुगाड़ करता हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं सर, कल तक कर लेंगे अगर हो जाए तो। कोशिश करूंगा, क्योंकि वो यस सर। मैं एक्चुअली इसके लिए नया हूँ, मुझे इतना नहीं पता भाई, क्योंकि अब मैं इसको वाइट बोर्ड पे कंसंट्रेट कैसे होगा, या तो मैं पहले से रिकॉर्ड करूं लेक्चर को और फिर उसको डालूं। हाँ सर तभी हो जाएगा। सर जूम में भी होता है व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन, यस सर। ठीक है, तो जब शेयर स्क्रीन करते हैं तब आता है। अच्छा आता है इसमें? यस सर, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं शेयर के साथ कि स्क्रीन चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, क्या चाहिए, तो वहां से चूज कर सकते हैं। सर ये डिलीट के पास में क्या ऑप्शन है? ये तो नहीं है। एक मिनट में देखता हूँ। हाँ ये आ तो गया भाई। यस सर आया था। थैंक गॉड कि मेरा लैपटॉप टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन में मैं इसको यार बन तो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, हमारा काम हो गया, काम चलाना है हमें। यस सर। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है भाई, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छी बात है, हमारे पास काम चलाना, काम चलना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक मैं आपको आज इंट्रो दे रहा हूँ पहले, कल फिर रिसेप्टर हम लोग ओके सर। जाएंगे, बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा मैं रिसेप्टर। और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बहुत बड़ा रिसेप्टर है, इसको ही पढ़ाने में मुझे कल का लेक्चर चाहिए पूरा का पूरा 1.5-2 घंटे का। कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक काम करना, आप थोड़ा सा इसको पहले से पढ़ना ताकि आपको समझ में आए, ओके सर। है ना। इसको आप उससे पढ़ना, रिसेप्टर किससे पढ़ोगे? शर्मा एंड शर्मा है? नहीं है सर। नो सर, केडीटी में कैसा है ऑनलाइन सर? उससे पढ़ लेंगे। केडीटी ना, वो केडीटी में वो वाला मजा नहीं है। केडीटी पता क्या करता है, केडीटी उसको उसके दिमाग में ये है भाई ऑलरेडी बच्चे क्या है, उनका एनाटॉमी स्ट्रांग है ऑलरेडी, ये सब स्ट्रांग है, तो वो ज्यादा डेप्थ में हाँ नया वाला एडिशन मैंने ये तो है। देखना उसमें जरा, अगर उसमें थोड़ा बहुत ठीक लगे तो पढ़ लेना, मतलब किसी भी एक बुक से अच्छे से रेफर कर लेना, उसको पढ़ लेना, ना समझ में आए तब भी पढ़ लेना, ओके सर। क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो वो तो खैर समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके ओल्ड वाले कॉन्सेप्ट दिमाग में आएंगे। ठीक है, तो पढ़ने से फायदा होता है। और लेक्चर लेने के बाद, जैसे मैं लेक्चर लेता हूँ, इसके अंदर आधा घंटा या फिर 15 मिनट, या फिर जैसे ये आपका
अगर ये जो क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर डालूंगा मैं, इसको एक बार रिवाइज कर ले करो, ये वो बिल्कुल रिफ्रेश करेगा आपका। ओके सर। आपको एग्जाम में दोबारा से पढ़ने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। 7 पास रिसेप्टर भी कहते हैं, हेप्टा हेलिकल भी कहते हैं, सर्पेंटाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 7 तरह की मेम्ब्रेन होती हैं। ड्रग्स बाइंड टू द रिसेप्टर विच इन टर्न एक्टिवेट्स ए जी प्रोटीन। जी प्रोटीन आपका जीटीपी एक्टिवेटेड प्रोटीन होता है। सिंपल सी बात, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनना। जीटीपी एक्टिवेटेड प्रोटीन, जी प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ द 3 सब यूनिट, आपकी 3 सब यूनिट से मिलके बनता है, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा। ये आपकी 3 यूनिट है। ये 3 दोस्त हैं, दे आर वेरी मच गुड फ्रेंड्स। ये आपके बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बेचारे स्माइली स्माइली फेस है इनके, और 3 दोस्त हैं। अब क्या होता है, जैसे ही एक दोस्त के पास एनर्जी आती है, when all 3 are joined together along with GDP, अब ये GDP है, यानी कि इनके पास क्या पैसे नहीं है, डाइफॉस्फेट है ना, डाइफॉस्फेट मतलब एनर्जी Yes, sir. कम है, यानी कि पैसे कम है, then they will get GTP, अल्फा सब यूनिट सेपरेट्स फ्रॉम बी एंड वाई। अल्फा क्या करता है, कहता है भैया मेरे पास तो पैसा आ गया, अब मैं अलग हो जाऊंगा, और ये बी और वाई को छोड़ के अपना जीटीपी लेके निकल जाता है। ठीक है, और इसके बाद इनके 3 तरह के एक्शन देखने को मिलते हैं। एक्टिवेशन बाय जीएस, एस फॉर स्टिमुलेशन, आई फॉर इनहिबिशन of enzyme adenylate cyclase. It changes the concentration of CMP that acts by activating protein kinases. अब पूरी चेन स्टार्ट होती है, इसके बाद CMP एक्टिवेट होता है, आपका क्या कहते हैं प्रोटीन काइनेज वो भी एक्टिवेट होगा, और अलग अलग तरह के आपके एक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, example includes beta receptor increase CMP and somatostatin works by decreasing CMP. Somatostatin is universal inhibitor. Inhibitor. यूनिवर्सल इनहिबिटर, यानी कि जहां पे Yes, sir. सोमेटोस्टेटिन मिल जाएगा वो आपको सब सारे जितने भी आपके क्या हैं एंजाइम्स हैं, आपके हार्मोन है, सबको इनहिबिट करता है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, सेकंड एक्टिवेशन ऑफ द फोस्फोपाइलेज, फोस्फोपाइलेज आपका सी है। दिस एंजाइम कन्वर्ट्स PIP2, इसको IP3DAG पाथवे भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें रिसेप्टर अगर मैं बताऊं आपको, वो आते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। ये सिंपल, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, आइनोट्रोपिक, सारा खेल आइंस का है इसमें, आइंस आएंगे आइंस जाएंगे, और वही रिसेप्टर उनके लिए भाषा, उनके लिए स्पेशली गेट होते हैं, गेट ओपन कर देते हैं अपने आप को, और आइन को जान देते हैं। ये ज्यादातर आपको अपने माइंड में, दिमाग में देखने को मिलते हैं, क्योंकि दिमाग में सबसे ज्यादा फास्ट एक्शन चाहिए हमें, हमारा माइंड सबसे ज्यादा फास्ट एक्टिंग है, तो यहाँ पे आइंस के जरिए काम होता है, यानी कि फास्ट क्विक एकदम। ठीक, तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर आपको माइंड में देखने को मिलेंगे। एंजाइमेटिक रिसेप्टर, जैक स्टेट पाथवे मैं ये भी पढ़ाऊंगा आपको। एंजाइमेटिक रिसेप्टर के आपका एग्जांपल है, यानी कि PIG न पिग, आपको प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन, या आप निमोनिक है इसको याद कर सकते हैं। फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर आपके कहाँ मिलते हैं, जो कि सेल के ऊपर हो। हाँ, मेनली 2 तरह के रिसेप्टर हैं, एक तो जो कि सेल के ऊपर होते हैं,
एक सेल के अंदर होते हैं। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर आपके सेल के अंदर होते हैं और इसमें से 99% रिसेप्टर आपको कहाँ मिलेंगे? डीएनए पे मिलेंगे। जैसे कि T3 T4 रिसेप्टर कहाँ डीएनए मिलेंगे, जो कि डीएनए को जाके डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं। ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर कहाँ मिलेंगे? डीएनए में मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसे कल पढ़ के आएंगे। और 10 बज चुके हैं, जैसे कि टाइम दिख रहा है हमको। ठीक है भाई, कल आप इसको एक बार। ओके सर। ठीक है, ये तो बहुत छोटे से टॉपिक हैं। ED50 क्या है, इफेक्टिव डोज 50 क्या है, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। ये तो हम लोग ओके सर। तो हमारे लिए मेन काम है कि आपका एक वो क्या कहते हैं रिसेप्टर कंप्लीट हो, क्योंकि रिसेप्टर कंप्लीट होने में 2 दिन लग जाएंगे कम से कम, क्योंकि अगर मैं 6 घंटे लगातार ही पढ़ाऊंगा तब रिसेप्टर कंप्लीट नहीं होंगे। यस सर। लेकिन 3 बार लेक्चर लूंगा तब जाके आपके रिसेप्टर कंप्लीट होंगे। और मैं कल, आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी था, तो पेशेंट थे। कल मैं एक टाइम फिक्स करूंगा आपका डेली का, उस टाइम आप आएंगे और आपको मैं क्या कहते हैं लेक्चर ले करूंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, मैं आपको मॉर्निंग में एक टाइम ही फिक्स कर दूंगा। मैं उस टाइम की अपॉइंटमेंट सबके सब कैंसिल करूंगा अपने पेशेंट की, और आपके 2 घंटे तक मैं सिर्फ लेक्चर लूंगा। लेकिन प्लीज ऑन टाइम आ जाना। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो मैं इसको वीडियो को स्टॉप करता हूँ पहले।